सुशांत सरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं क्योंकि जब भी हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तब हमारे दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाता है। 800 से ज्यादा शिप आज की स्थिति में पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं और उसमें से 426 ऑयल टैंकर्स हैं जो पर्शियन गल्फ में इंतजार कर रहे हैं। करीब 19 टैंकर्स ऐसे हैं कि जिनमें लिक्विफाइड नेचुरल गैस है यानी एलएनजी का सप्लाई है। 34 टैंकर्स ऐसे हैं कि जिसमें एलपीजी का सप्लाई अटका हुआ है। पूरी दुनिया की जान एक तरीके से अटके हुई है। सुशांत सरीन, आज की स्थिति में कितने बड़े खतरे पर हम कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप वही धमकी और उसके बाद बातचीत वो वाला खेल खेल रहे हैं या कुछ और है इस वक्त? यार, खेल तो वही है कि धमकी भी दे रहे हैं, धौंस भी जमा रहे हैं और कुछ कदम भी उठा रहे हैं। अब कितने कारगर साबित होते हैं ये तो आगे समय ही बताएगा कि वो पीछे हट जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकेड उन्होंने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे? उसका मतलब क्या है? क्या अगर कोई और जो शिप है वो ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करती है या उसको स्वीकार नहीं करती, तो क्या उसको वो जब्त कर लेंगे, उसके ऊपर बमबारी करेंगे, क्या करेंगे? अभी तक हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। कदम क्या उठाएंगे? दूसरी चीज ये है कि जो आप आंकड़े दे रहे हैं, देखिए वो जो शिप्स वहां पर फंसी हुई हैं वो तो फंसी हुई हैं, लेकिन आप जो ज्यादा भयंकर आंकड़े हैं कि कितनी शिप्स गल्फ के अंदर जा रही हैं, पर्शियन गल्फ में जा रही हैं, उसका तो नंबर 0 है। ये वो वाली शिप्स हैं जो युद्ध शुरू होने से पहले पर्शियन गल्फ में थी। उनमें सामान लाद दिया गया था और वो फिर दुनिया की मंडियों में जा रही थी, तेल गैस वगैरह लेकर के। ये 1-1.5 महीना हो गया इस बात को। अब जो सारी सप्लाई चेन है ऑयल की उस क्षेत्र से वो टूट चुकी है एक लिहाज से। अगर ये सारी की सारी शिप्स बाहर आ जाए तो फिर दोबारा से जो शिप्स जाएंगी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अभी सवालिया निशान है। तीसरी चीज ये साहिल, जो आप अभी तेल के दामों की बात कर रहे हैं, तेल के दाम तो एक छोटी बात है, उपलब्धि की भी तो सवाल है कि दाम आपका, और जौन जी सा आप दाम की बात जी कर रहे हैं, सारे मोस्ट ऑफ एशिया में तेल उस दाम पे नहीं बिकता, तेल उससे ज्यादा दाम पर बिकता है। जो हमारा रेट हाँ होता है वो हाँ दूसरा होता है बनस्बत जो ब्रेंट का, वो एक 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 पैरामीटर है वो, लेकिन हमारा उस बास्केट अलग है। वो ऑलरेडी 125 से 130 जी पे है। और प्रॉब्लम हमारे लिए ये है, और सिर्फ इसमें हम ही नहीं है, सारी दुनिया उसमें मुलव्वस है, मत की फंसी हुई है जी कि जी ठीक नहीं है। अगर आप किसी दूसरे सूत्र के पास जाते हैं, अमेरिका के पास, नाइजीरिया के पास, कहीं और, जो हम कर रहे हैं, वो क्या वो भरपाई कर पाएंगे और किस दाम पे कर पाएंगे? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारी थोड़ी सी स्थिति बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं वो बहुत ऐसा तेल भी रिफाइन कर सकती हैं जो बहुत अधिकतर जो रिफाइनरीज हैं दुनिया में वो नहीं कर सकती। रूसी तेल, वेनेजुएला वाला जी तेल, किस्म का कनेडियन और अमेरिकी तेल जो है वो हम लोग रिफाइन कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है। बहुत जी सारी रिफाइन नहीं कर सकती, तो जी उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन गैस की प्रॉब्लम हमारे लिए भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए हमारे लिए तो सर का दर्द है ही, शायद उतना नहीं जितना बाकी देशों के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी भी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराएगी। इससे हमारे ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। अभी तो सरकार ने दाम बचा करके रखे हुए हैं, लेकिन ये कब तक बचा करके रखेंगे? कभी कहीं ना कहीं तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे कभी तो या खुलेगी मुट्ठी। बढ़ाना पड़ेगा। कभी तो मुट्ठी खुलेगी। इतना नहीं, कभी आसान नहीं रहेगा। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बात तो बिल्कुल पैसे सही है देते हैं क्योंकि ना। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ दाम का संकट नहीं है, अवेलेबिलिटी का संकट भी है। क्या अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसका भी एक बहुत बड़ा संकट आज की स्थिति में खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, किसी के हाथ में नहीं है इस संकट को रोकना, क्योंकि जिस पर जिनको फैसला करना है उनका एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में वही है। लेकिन एक बड़ा सवाल आपने उठाया सुशांत सरीन, कि इसका स्कोप क्या है। अमेरिका नाकाबंदी करेगा तो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, क्या करेगा? अगर वहां से जहाज आता है तो उसे क्या कॉन्फिस्केट करेगा, उससे दोगुनी टोल वसूली करेगा या उसको डुबा देगा? क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? डॉक्टर पूर्णिमा नाथ, इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि ट्रंप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम अपना ब्लॉकेड शुरू करने वाले हैं।
अब वो तो ब्लॉकेड का इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पर। अगर आप इस तरीके से ब्लॉकेड करोगे तो उसका इंटरनेशनल अगर कानून है उसके हिसाब से देखें तो वह एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। इसीलिए क्यूबन क्राइसिस के समय पे ब्लॉकेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पोप को भी सिखा रहे हैं कि भाई आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो आज की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में क्या करने वाली है अमेरिका, उसका स्कोप क्या है इस ब्लॉकेड का, डॉक्टर नाथ? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल लॉ की, आप तो सारे इंटरनेशनल लॉ की धज्जी उड़ा दिए। जब बॉम्बिंग किए थे ईरान के ऊपर, इसराइल के साथ जॉइंट स्ट्राइक किए थे, तब इंटरनेशनल लॉ कहाँ चला गया था? जब एक बार नहीं दो दो बार किया था, तो अभी इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब बनता है? अब जब यूनाइटेड नेशन का ऑडासिटी होता है ईरान के ऊपर आपने रेजोल्यूशन लगाने की, आपने इसराइल के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं लाए हो, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर रेजोल्यूशन नहीं लाए हो, तो एक तरफा तो कहानी चल रही है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन है कौन? बनाया कौन उसको? लिटरली 1945 के बाद जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंस्टीट्यूशंस है, वो बनाया किसने? उसके रूल्स कौन लिखे? तो फिर आप अगर देखेंगे, इन ऑनेस्टली अगर आप देखेंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई है, और उनके सारे रूल्स यूनाइटेड स्टेट्स बनाती है, डिक्टेट यूनाइटेड स्टेट्स करती है, डिसाइड यूनाइटेड स्टेट्स करती है। टेररिस्ट कौन है, वो तो टेररिस्ट कौन है, इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स करती है। इंटरनेशनल सिचुएशन में भी वही देखा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अमेरिका ने ये कई बार इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल एकदम साफ है, आज की स्थिति में ये ब्लॉकेड किस तरीके से होगा, इसका स्कोप क्या होगा? जो सुशांत सरीन सवाल उठा रहे हैं, क्या करेगी अमेरिका? कि जो कोई जहाज आएगा तो उसे रोक लेगी, उसमें से तेल उतार लेगी, या उसको डुबो देगी? करने क्या वाली है, उसका स्कोप क्या होगा? देखो, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मानसिक हालत है ना, इज एकदम अनहिंज्ड हो चुका है। उनका कोई लगाम, उनको कोई लगाम नहीं लगा सकता अभी। लिटरली हमारे एंटायर चेक्स एंड बैलेंसेस गवर्नमेंट के हिसाब से खत्म हो चुके हैं। ना कांग्रेस की कोई टीथ है, ना जुडिशियल ब्रांच को कोई टीथ है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी की वो सिचुएशन आ चुकी है, इसीलिए हम हार रहे हैं, लॉ कॉन्स्टेंटली हार जा रहे हैं। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका क्या करेंगे? 9 AM CST हमारे टाइम के हिसाब से, बेसिकली 2.5 आवर्स में उन्होंने बोला है कि ही इज गोइंग टू ब्लॉकेट। ब्लॉकेट में क्या करेंगे? अगर वो बमबारी करेंगे फिर से, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ही एक्चुअली वाज प्लानिंग सेंड एडिशनल ट्रूप, जहां पे आपने डिसाइड कर चुके सीज फायर करेंगे। सीज फायर में अगर अब दो पार्टी की बात भी हो रही है, JD वांस यहाँ से गए हैं और दूसरी जगह में जाके दूसरी की शर्त सुनने गए हैं, वही पहली वाली शर्त, एक एडेड सिचुएशन आ चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब लिटरली वहां पे एडिशनल ट्रूप भेजे हो। सो हमें ये काम दिमाग में सोचना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रम्प क्या करने वाला है? ही इज ए वॉर मॉन्गर, ही इज नॉट ए न्यू कंजर्वेटिव और एनीथिंग लाइक दैट। सुशांत सरीन, किसी को क्लैरिटी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। ये जो ब्लॉकेड की बात वो कर रहे हैं, वो क्या करने वाले, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है किसी को। आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो एक दो चीजें हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि काफी अनहिंज साउंड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक दूसरा नजरिए से भी अगर हम देख लें तो बेहतर हो। और वो नजरिया ये है कि ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक घंटा पहले कुछ कहते हैं, दूसरे घंटे पे कुछ और कहते हैं, तीसरे घंटे पे कुछ और कहते हैं। लेकिन एक चीज कंसिस्टेंसी है। लेकिन वो युद्ध में तो पड़े ये सोच के कि भाई 3-4 दिन में बात सुलझ जाएगी। अब उनको नजर आ रहा है कि ये युद्ध भीषण होता है तो इसकी जो तबाही है, वो ना सिर्फ ईरान को तो जो तहस नहस करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी खाड़ी के देश हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, और साथ ही साथ खित्ते के जो बाकी देश हैं वो भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था टोटली तबाह हो जाएगी इससे। और वो ये बात समझ रहे हैं, और कोशिश मेरा ख्याल अब उनकी ये है, और अपने तरीके से, जो एक अहमकों का तरीका है शायद, वो ये समझ रहे हैं कि यार बमबारी से तो काम नहीं चला, तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ धौंस धमकी, थोड़ी सी गुंडागर्दी दिखा करके अब मैं इससे कुछ इसमें रास्ता निकाल लूं तो वो बेहतर होगा। तो वो जो ये अभी ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं, देखिए इसके जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है, ये तो मैंने जैसे आपसे पूछा कि अभी तक क्लियर नहीं है कि वो क्या करेंगे। क्या वो गोला दागेंगे, क्या करेंगे ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये जो एक्शन लिया है, ये वही धौंस धमकी का है कि यार इस युद्ध को और भीषण ना हो, और अगर ईरान ये कर रहा है तो हम भी यही करेंगे।
तो ये वो वाला तरीका नहीं, है। लेकिन अब सुशांत, होता है, देखिए नहीं होता। इसमें दिक्कत यह है, इस पे दिक्कत यह है, अखिल पराशर हमारे साथ बीजिंग से जुड़े हुए हैं। देखिए वो जो धौंस जमा रहे हैं ना, वो ईरान को तो तकलीफ में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में चीन को भूमिका लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ज्यादातर असर इसका चीन पर पड़ेगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पूरे धमकी के बाद चीन की तरफ से आई है। चीन कह रही है कि भाई हम तो 90% ऑयल लेते हैं ईरान से, हमारा तो उनसे समझौता हो चुका है, और जो समझौता हुआ है उस पर हम कायम रहेंगे। और अगर कायम रहेंगे अखिल पराशर, तो क्या करेंगे चीन, क्या करेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रतिक्रिया हम दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते। क्या चीन इसमें उतरेगा अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेड होने की कोशिश होती है तो? इसमें देखिए साहिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो सैन्य आमना सामना है वो तो नजर नहीं आ रहा, वो तो नहीं होगा, लेकिन ये यकीनन है कि अमेरिका और चाइना के बीच जो राजनीतिक और जो आर्थिक टकराव है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसे कि आज अभी चीनी विदेश मंत्रालय ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, और जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बोला है, और संयम बरतने की बात की गई है। और ये बोला गया है कि जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में है, और ये रोकना और नाकेबंदी कर देना ये किसी भी के लिए, पक्ष के लिए अच्छा नहीं है। तो चाइना ने तो एक बरत संयम बरतने की बात बोली गई है। और रही बात अगर इस तरीके से बढ़ेगा या ये जो नाकेबंदी लंबे समय तक चलेगी, डेफिनेटली, और चाइना को खींचने की बात की जाएगी इसमें, तो जो यूएसए और चाइना के बीच जो टकराव है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए मुझे इतना पता है कि जो मिलिट्री फेस ऑफ है वो तो शायद नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक टकराव या आर्थिक टकराव है वो जरूर बढ़ेगा। चाइना हो सकता है कि बहुत कुछ कदम उठा सकता है, जैसे कि टैरिफ लगाने का, या जो अमेरिकी प्रोडक्ट है उस पर बैन लगाने का, बहुत सारी चीजें हैं। इवन जैसे कि जीएमओ, जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है जो अमेरिका से आता है चाइना में, उस पर वो रोक लगा सकता है। वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हथकंडे हैं जो कि वो अपना सकता है अगर इस लेकिन तरीके जिस से तरीके ये से लंबे समय अमेरिका ने अपने आर्मर्स, अपने युद्ध पोत वहां पर खड़े किए हुए हैं, और उसके जरिए वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे युद्ध पोत खड़े हैं, जिसके चलते हम ब्लॉकेड इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। चाइना एक तरफ कह रहा है, चाइना से स्टेटमेंट किसका आया है? तो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। वो कह रहे हैं कि हम इस तरीके से ब्लॉकेड सहन नहीं करेंगे, हमको यह बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर रहेगा, ये स्टेटमेंट बाजी रहेगी, या सचमुच में उनके तरफ से भी कोई दखलंदाजी होगी इस पर्शियन गल्फ में? देखिए अभी तो, क्योंकि अभी तो है ना वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है। अखिल, जरा अमेरिका के तरफ से, अमेरिकी सेना की ओर से जो संदेश भेजा गया है वो जरा हम आपको बता देते हैं और दर्शकों को भी बता देते हैं, क्योंकि ब्लॉकेड से पहले अमेरिकी सेना की ओर से जहाजों को संदेश भेजा गया है जो पर्शियन गल्फ में है या वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, कि होर्मुज से अरब सागर तक नाकाबंदी रहेगी, यानी पूरे पर्शियन गल्फ में नाकाबंदी होगी, किसी भी जहाज की तलाशी ली जा सकती है। यानी अमेरिका अब पूरे देश की पुलिस बन गई है, पूरे दुनिया की पुलिस बन गई है, जिसकी चाहे उसकी तलाशी कर सकती है। गैर ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी नहीं है, यह भी साफ शब्दों में कहा गया है। इसकी भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन किसी भी जहाज की तलाशी ली जा सकती है। यह दोनों तरीके से बोला जा रहा है कि गैर ईरानी जहाजों पर पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी भी जहाज की तलाशी भी ली जा सकती है। होर्मुज से अरब सागर तक यह पूरी नाकाबंदी रहेगी, अमेरिका की तरफ से कहा गया है। बड़ा मुश्किल है यह समझना, लेकिन किसी भी जहाज की तलाशी ले सकती है, एक तरफ कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो गैर ईरानी जहाज है उन पर यह नाकाबंदी लागू नहीं होगी। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। अखिल, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा। चीन का जहाज आता है तो शायद उस पर पाबंदी नहीं होगी, लेकिन ईरान के किसी बंदरगाह से निकलकर वो बाहर निकलता है तो हो सकता है कि उसकी तलाशी ली जाए। क्या चाइना अलाउ करेगा अमेरिकी युद्ध पोत को कि उनके जहाज की आकर तलाशी ले? देखिए बिल्कुल नहीं, चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा, और चाइना जो है वो इसके एवज में एक कदम उठा सकता है। मैं फिर दोबारा रिपीट करूं, मिलिट्री कदम नहीं उठाएगा वो। अभी मिलिट्री उसका कदम जो स्टैंड ऑफ रहेगा वो बहुत ही लास्ट स्टेज रहेगा। उससे पहले वो और तरीके, जैसे डिप्लोमेटिक लेवल पर
प्रेशराइज करना, फिर आर्थिक लेवल पर उसको प्रेशर में डालना, क्योंकि ये प्रेशर वाली गेम स्टार्ट हो रही है, जिस देखिए चाइना अमेरिका जो है वो एक तरह से प्रेशराइज कर रहा है ईरान पर और बाकी देशों, जिसमें मैं चीन को भी शामिल करना चाहूंगा। तो वो एक प्रेशर गेम है। तो और जो हथकंडे जो चाइना अपना सकता है, वो डेफिनेटली वो लेना चाहेगा। उसमें हो सकता है रशिया भी साथ में मिल जाए, क्योंकि कल जो है चीनी जो सर्गी लावरोव है वो चाइना आ रहे हैं। तो इस बारे में वो काफी बैठक होगी, तो हो सकता है कि रशिया भी साथ में सर्जी इसमें लावरोव आ से भी जाए। बातचीत होगी और उसको लेकर, क्योंकि चाइना और रशिया ने जी इससे पहले जब यूएनएससी में प्रस्ताव लाया था तो वेटो करके उसको ब्लॉक किया था। जो ओमान की तरफ से लाया गया था वो प्रस्ताव मंजूर नहीं करवाया था, क्योंकि उनका वेटो उसमें था। तो दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। सुशांत सरीन से भी मुझे पूछना है, क्योंकि अब अरब सागर तक ये नाकाबंदी रहेगी तो भारत के आंगन में आ गए हैं अमेरिका के युद्धपोत और कह रहे हैं कि अरब सागर तक पूरी तरीके से नाकाबंदी रहेगी। उनके पास भी मैं चलूंगा, लेकिन जरा ईरान से प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नाकाबंदी होगी डॉक्टर सैयद आसिफ रिजवी, तो नाकाबंदी का जवाब आप किस तरीके से देंगे, उसकी तैयारी क्या है? ये कहना तो ठीक है कि अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, इफ यू फाइट वी विल ऑल्सो फाइट, ये स्टेटमेंट आ चुका है ईरानी विदेश मंत्री का। मेरे ख्याल से डॉक्टर रिजवी का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, वो ईरान से हमारे साथ संपर्क में रहेंगे। लेकिन तब तक सुशांत सरीन, अब तो हमारे आंगन में आ गए, भारत के आंगन में आकर ये पूरा ब्लॉकेड होगा। यार ब्लॉकेट तो होगा, लेकिन ये है तो भारत का आंगन ही। और ये जब से युद्ध शुरू हुआ है तब ही है, ये तो सदियों से है भारत का आंगन। तो है तो हमारे पिछवाड़े में ही भाई। और हमारे लिए तो दिक्कत है, क्योंकि हमारी हमारी इनके साथ व्यापार होता है, इन सारे देशों के साथ हमारी सारी गैस और तेल एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से आती है, हमारे लोग वहां पर सेटल्ड हैं। तो हमारे तो बहुत सॉलिड इंटरेस्ट है इन सारी देशों के साथ। और हमारे ऊपर तो जो गाज गिरेगी तो गिरी रही है ऑलरेडी। लेकिन इशू ये है कि जो अमेरिका कह रहा है, एक लिहाज से अगर देखा जाए, अमेरिका वही एक जो एक असमंजस की स्थिति रखी हुई है, वो वैसी है जैसे ईरान ने रखी है। ईरान ये नहीं कह रहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, लेकिन वो कह रहा है कि आपने अगर जाना है तो हमसे पहले परमिशन लेके जाइए, ऐसे नहीं आप जा सकते, ठीक है ना। और बीच बीच में से वो कुछ को दाग देता है, गोले दाग देता है। अमेरिका भी अब यही कर रहा है कि हाँ जी, आप बिल्कुल आ जा सकते हैं वहां से, लेकिन हम तलाशी लेंगे। किस शिप की तलाशी लेंगे उसको भी असमंजस की स्थिति में छोड़ा हुआ है। लेंगे नहीं लेंगे, ईरानी ships को लेंगे, किसी और शिप्स को लेंगे। अच्छा, तलाशी लेके क्या ढूंढ क्या रहे हैं भाई? आप जब तलाशी किसी चीज के ले रहे हैं, साहिल, अगर मैं आपकी तलाशी ले रहा हूं, मैं किस चीज की तलाशी ले रहा हूं? क्या ढूंढ क्या रहा हूं मैं चीज को आप? ढूंढ रहे हैं? ऐसे ऐसे ही मस्ती में मैं आपकी तलाशी ले रहा हूं क्या? और अगर तलाशी में कुछ मिल जाए तो क्या मिलेगा? तो आप शिप के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो क्या करेंगे आप? कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑब्वियसली ये छोड़ा हुआ है एक एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कि सारे के सारे शिप वाले बोलेंगे यार ठीक है, अभी ना तो ईरान जाने दे रहा है, और ना अगर ईरान ने छोड़ दिया तो अमेरिका रोक लेगा, अमेरिका ने छोड़ दिया तो ईरान रोक लेगा। इस बेहतर यही है कि अभी रुक ही जाओ। शायद ये है मंसूबा, शायद, पता नहीं। अब इशू कि अगर ईरान कोई कदम उठाता है, किसी शिप के ऊपर कोई निशाना साधता है, तो फिर देन ऑल बेट्स आर ऑफ। फिर तो अमेरिका के हाथ खुल जाएंगे। ये भी याद रखें साहिल, अमेरिका का जो मोबिलाइजेशन है इस खित्ते में वो बढ़ते जा रहा है। उनके जहाज और बड़ी तादाद में आते जा रहे हैं, उनके युद्धपोत आते जा रहे हैं यहाँ पर, तरह तरह का वो नया इक्विपमेंट लेकर। और जो उनका एक धमकी है कि हम ईरान को मलियामेट कर देंगे, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। वो ठीक है गलत है वो भी एक अलग बहस है, मैं उसमें भी नहीं पढ़। लेकिन क्या उनकी वो क्षमता है? मेरे ख्याल इसको तो आप नकार नहीं सकते कि उनकी क्षमता है। वो जितना नहीं, भीषण इस वहां पे तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के पास इस बात की पूरी क्षमता है। लेकिन आज की स्थिति में जिसका साहिल जिक्र आप भी कर रहे थे। साहिल, एक छोटी सी हाँ चीज जी मैं आपको, आप अभी चीन की बात कर रहे जी थे ना, मैं बात जी जी जी। की क्षमता नहीं है अ, अपने सरहद से इतनी दूर कोई ऐसा एक्शन लेने की, क्योंकि वो कैपेबिलिटी उनकी है नहीं, वो कैपेसिटी अभी है नहीं। आज से 5 साल के बाद बन जाए तो पता नहीं, अभी नहीं है क्या है। और अगर है तो वो दिखाएंगे। लेकिन वो ये जरूर कर सकते हैं कि वो ईरान की कुछ क्षमताएं बढ़ा सकते हैं,
ताकि ईरान को आगे रख करके अमेरिका के ऊपर निशाना साधते रहे। वो एक पॉसिबिलिटी है, उसको आप नकार नहीं सकते। और उसमें सिर्फ चाइना शामिल नहीं होगा, हो सकता है कि रशिया भी उसमें शामिल हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा झटका इसके वजह से अगर किसी को मिल रहा है तो वो चाइना को मिल सकता है। सबसे ज्यादा ट्रेड ऑयल का चीन के साथ में ईरान का चल रहा है, और ईरान इसीलिए चीन के रक्षा मंत्री सामने आकर कह रहे हैं कि हमारे तो समझौते हैं, ऊर्जा समझौते हैं, और हम पूरी तरीके से उससे पालन करने की कोशिश करेंगे, पालने की कोशिश करेंगे। हम किसी भी तरीके से उससे पीछे नहीं हटेंगे। यानी वो समझौता जो है उस तरीके से व्यापार होकर रहेगा, और वो अमेरिका कौन होता है उसे रोकने वाला, ये बड़ा सवाल इस पे रहेगा। लेकिन अली चिश्ती, इसमें तो आप भी अब पिस रहे हैं, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान की तारीफ हो रही थी, कल तक तो ईरान कह रहे थे आपको शुक्रिया अदा कर रहे थे, अमेरिका आकर आपको शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन अभी अभी खबर हम देख रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी कंटेनर होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, ईरान ने उनको लौटा दिया, कहा कि नहीं हो सकता। अब तो सभी लोग इस पूरे इस पे फंस रहे हैं, और ऑयल का संकट होगा तो पाकिस्तान उससे अछूता नहीं रहेगा। एक और कोशिश, क्योंकि अभी तक तो आप उस दिन तो आप कह रहे थे कि हो जाएगा, शायद 7 से 8 पॉइंट आप देने की कोशिश कर रहे थे, और एक कोशिश होगी पाकिस्तान की तरफ से। Thank you. I actually agree with Sushant's analysis on this. Of course, आपको ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अमेरिकन कहते हैं कि जो भी टोल पे करेगा हम उस शिप को जाने नहीं देंगे, चाहे वो ऑफ कोर्स यूएई से आ रही हो या सऊदी अरेबिया से आ रही हो या कतर से आ रही हो। ईरानी कहते हैं कि ऑफ कोर्स और अमेरिकन ये भी कहते हैं कि ईरान से जो भी ओरिजिन होगा उसे नहीं आने देंगे। मैं आपको एक सेकंड इंफॉर्मेशन दे दूं, जो पाकिस्तानी 2 शिप्स थे, दे हैव बीन लेट गो, अभी दे हैव बीन अलाउड टू लेट गो जी। ओके। नंबर 2, नंबर 3 ये कि आई एग्री दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। इसमें इंडिया और पाकिस्तान को नहीं देखना चाहिए, और द अमेरिकन पॉलिसी भी हमें देखनी चाहिए। आई थिंक इट इज टू टेक लेवरेज ओवर द चाइनीज और ईरानियन दोनों की। उन्हें पता है कि अगर आप थोड़ा सा पहले देखें तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पुरानी जो स्टेटमेंट्स थी, अमेरिकन ट्रम्प सेड कि अब के किसी भी तरह चाइना को यहाँ पे जो है एक्सर्ट करने दें टू इन्फ्लुएंस चाइना। और अगर आप देखें कि जब ईरानियंस थोड़े से डगमगा गए थे पाकिस्तान आने के लिए, तो इट वाज द चाइनीज लेवरेज व्हिच द पाकिस्तानीज यूज्ड टू कन्विंस, जिन्होंने उन्हें समझाया था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। जी, अली चिश्ती कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका असर चीन पर पड़ेगा, और चीन पर दबाव पड़ेगा तो चीन कहीं ना कहीं ईरान पर दबाव डालने की कोशिश करेगा कि अमेरिका की बातें मान लीजिएगा, वरना पूरी दुनिया की इकोनॉमी उस पर मुश्किल में पड़ जाएगी, और खास करके चीन की भी। डॉक्टर रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात है। डॉक्टर रिजवी, आप क्या करोगे अगर अमेरिका ब्लॉकेड करेगा? अमेरिका कह रहा है कि हम अमेरिकी सेना ने बोल दिया है जहाजों को कि हम कभी भी आके चेक कर सकते हैं, कोई भी जहाज हम चेक कर सकते हैं, जो भी जहाज ईरान से निकलेगा उसको चेक किया जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा। क्या कर लेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया साहिल जी जोड़ने के लिए। ये कह सकते हैं कि इस वक्त बुरी तरह जो है बौखला रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत जाती है कि कमान हो जाए। इस वक्त हमने यही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या ना है। थे होर्मुज खुलवाने, दुनिया से निकालने की हिम्मत। डॉक्टर रिजवी, मेरे ख्याल से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रहा है। ईरान से अभी भी संपर्क की दिक्कत तो हो रही है, और इसी का नुकसान पूरी दुनिया को भी शायद उठाना पड़ रहा है। अली चिश्ती, आपकी बात आप खत्म करिएगा, क्योंकि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर चीन पर दरअसल अमेरिका दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल। जी। और सेकेंडली आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो प्रोसेस है इस्लाम, ये एक टॉक नहीं थी, इट्स अ प्रोसेस। ongoing talks are there between the Americans and the Iranians to Pakistan, Saudis और तुर्की। अभी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर is going to तुर्की, उसके बीच में सऊदी अरेबिया रुकेंगे, और ये तीनों जो फोर्सेस हैं has been trying to convince with the Chinese कि किसी किस्म का रेजोल्यूशन निकले। देखिए, और इसमें सबका फायदा है, इसमें हिंदुस्तान का फायदा है, पाकिस्तान का, और सबसे बड़ा गल्फ का फायदा है। द अमेरिकन जो एक्सर्ट कर रहे हैं, ये कोई गलत पॉलिसी नहीं है। दे आर कॉलिंग ऑफ द ईरानियन ब्लफ एज वेल। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो है वहां पे टोल चार्ज करें। दीज आर इंटरनेशनल वाटर्स, और ये गल्फ का नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, जो कि अमेरिका बात तो ठीक है, मेरे लेकिन ये क्यों करना पड़ा, ये सवाल ईरान से बार बार पूछा जा रहा है।
हम ये नहीं, और पहले ये कभी नहीं temporary करते थे, है। ईरान ने तो ये बार बार कहा है। इससे पहले भी हम पर इसी तरीके से हमले होने की आशंका रही है, लेकिन हमने कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया है। लेकिन अब तो हद हो गई। सुशांत सरीन, जो कहा जा रहा है, अली चिश्ती भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के जरिए ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। ये कोशिश जितनी मर्जी कोई भी करते रहे यार, अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो ईरान की अपनी होगी ना। ईरान चीन से ये भी तो जी। पूछ सकता है कि जो हमारे ऊपर जो बमबारी हुई है उसका हर्जाना कौन देगा। जो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है उसमें आप आएंगे हमारी मदद करने? वो चीन तो वो कमिटमेंट नहीं देगा उनको दे। तो मेरे ख्याल कुल ईरान मिलाकर जहां से युद्ध शुरू हुआ था, आज की स्थिति में हम वहीं आकर पहुंचे हुए हैं कि जहां से युद्ध शुरू हुआ था वहीं आकर हम पहुंचे हुए हैं। और आज भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है। जिस बात को लेकर युद्ध रोका गया था, आज भी स्थिति वही है और उसमें अमेरिका का ब्लॉकेड एडिशन शुरू हो चुका है। अब ये ब्लॉकेड कहां तक जाएगा, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके लिए कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए।